प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व करने हैं। जैसे पहला, दूसरा, तीसरा और ये 15 प्रॉब्लम्स यहाँ पर दिए गए हैं ऐसे। बहुत ही इजी क्वेश्चंस है, ठीक है, विथ 4 ऑप्शंस ABCD। तो इजीली आप इसको ट्राई करो, ठीक है। तो आप ट्राई करोगे, अगर कुछ नहीं आता है तो डिफ़िकल्टी अगर है कुछ किसी क्वेश्चन में तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी, ठीक है। तो व्हाट इज रिफ्रैक्शन? ठीक, तो रिफ्रैक्शन इज व्हाट? व्हेन अ रे ऑफ लाइट travels from one medium to another, it undergoes change in its direction। तो लाइट अगर एक होमोजीनियस और यूनिफॉर्म एक मीडियम में अगर ट्रैवल कर रही है तो वो लाइट को बेंड करने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अगर एक रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, राइट, लेट्स सपोज फ्रॉम अ रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, सो वो लाइट बेंड करेगी। अब ये बेंडिंग ऑफ लाइट, ये जो फिनोमिनन है जो हम देख रहे हैं, द बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन। तो लाइट का बेंड होना इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन। तो बहुत लोग ऐसे बोलते हैं इसको कि लाइट बेंड्स ड्यू टू रिफ्रैक्शन, लाइट बेंड्स ड्यू टू रिफ्रैक्शन, जो कि सही बात नहीं है, ठीक है। सो लाइट डज नॉट बेंड ड्यू टू रिफ्रैक्शन, लाइट बेंड्स when it travels from rarer medium to denser medium, ठीक। तो अगर मैं यहां पर बोलूं कि आई हैव दिस टूल्स टू तो यहां क्या हो रहा है? कि ये वाला सिनेरियो देखो कि रे ऑफ लाइट यहां से एंटर कर गई, यहां से निकल गई। तो अगर मीडियम नहीं होता तो रे ऑफ लाइट सीधी निकल जाती। इस केस में रे ऑफ लाइट इज मूविंग फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम। सो एट एज द रे मूव्स फ्रॉम ऑप्टिकली रेयरर टू ऑप्टिकली डेंसर, यहां पे अगर एयर से पानी में जा रहे हैं तो क्या होगा? रे ऑफ लाइट टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी, मतलब ये जो एंगल है यहां पर बना हुआ वो ग्रेटर होगा एज कंपेयर टू दिस एंगल, ठीक है। समझ में आए? नेक्स्ट टॉपिक इज, दूसरा भी हो सकता है कि इट इज मूविंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, ठीक है ना। तो जब भी रे ऑफ लाइट मीडियम चेंज करती है, मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तब हमें ऐसा फिनोमेना बेंडिंग वाला देखने को मिलता है। तो टूवर्ड्स द नॉर्मल आ जाएगा या अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा, इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये वाला जो रे है टूवर्ड्स द नॉर्मल जाते हुए दिखता है आपको, ठीक। और यहां पर आपको अवे फ्रॉम द नॉर्मल दिख रहा है, ठीक है। तो वेन एवर वी सी सच थिंग्स, है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? बेंडिंग ऑफ लाइट। देखेंगे हम लोग अच्छे से। सुनाओ, अगर मैं रिफ्रैक्शन के लॉज की बात करूं, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन हमें ये बताता है कि जब भी एक एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो दोनों है हमारे पास, क्योंकि रे ऑफ लाइट बेंड कर गई है, इनका जो रेशो है फॉर अ पर्टिकुलर गिवन पेयर, पेयर मतलब क्या? एयर और वाटर का एक पेयर बन गया, वाटर और ग्लास का भी एक पेयर बन सकता है। तो फॉर पेयर ऑफ मीडिया हमेशा हमको क्या मिलेगा? ये जो साइन एंगल और साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमको जहां मिल रहा है ना, इसका हमें रेशो हमेशा कांस्टेंट मिलेगा, ठीक है। तो दिस कांस्टेंट रेशो जो हमको मिल रहा है, दिस कांस्टेंट रेशो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है
म्यू, मतलब ये जो ऐसा दिख रहा है ना आपको सिंबल, दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दिस इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, आर आई लिखा है मैंने शॉर्ट में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब क्या, कि जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब म्यू का वैल्यू होगा, उतना वो मीडियम ज्यादा ऑप्टिकली डेंस होगा, ऐसा हम लोग इसको समझते हैं। और इसी को बोला जाता है स्नेल्स लॉ। सर विलीबोर्ड स्नेल्स नाम के जो साइंटिस्ट थे, इनके नाम पे इसको दिया गया है। समझ में आई बात आपको? ठीक। सो सर विलीबोर्ड स्नेल्स के नाम पे इसको दिया गया है। तो फिर दूसरा लॉ क्या है? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में फर्स्ट लॉ तो स्नेल्स लॉ है, दूसरा लॉ है वही अपना हमेशा से यूज करते आ रहे हैं, जो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड नॉट बी इक्वल टू, सॉरी, इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड reflected ray lie on the incident ray, refracted ray and normal lie on the at the same point of incidence, they all lie in a same plane। ये जो हमने रिफ्लेक्शन में पढ़ा था वही हमें यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, सो यू कैन गो थ्रू दिस नोट्स और फिर आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ेंगे, इसमें भी न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो ये सिंपल सिंपल न्यूमेरिकल्स है कुछ, इस फर्स्ट लॉ पे डिपेंडेंट, तो इसको हम पढ़ते हैं रिफ्रैक्शन में। तो बहुत ही सिंपल है। आगे इस चैप्टर में जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे और कुछ फिनोमेना देखेंगे हम। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं। सो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो क्या होता है कि व्हेन लाइट travels in same homogeneous medium, क्या होता है when light travels in a same homogeneous medium, it always travels in a straight line path। जैसे अगर पानी से ट्रैवल कर रही है लाइट, तो पानी के अंदर कंटिन्यूसली एक ही पाथ होगा। ठीक है, अगर एयर में ट्रैवल कर रही है लाइट, तो उसी में कंटिन्यूसली स्ट्रेट लाइन पाथ होगा। सो इन अ पर्टिकुलर मीडियम, इन होमोजीनियस मतलब एक जैसा जो मीडियम है, उसमें वो स्ट्रेट लाइन पाथ ही फॉलो करता है। हाउएवर when it passes from one transparent medium to another, the direction of its path changes। लेकिन कहां चेंज कर दी? एट द इंटरफेस ऑफ टू मीडिया। अब मीडिया क्यों बोला है? मीडिया इज प्लूरल, अगर एक होता सिंगल तो मीडियम होता, मीडियम बोलते हैं हम उसको। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन। दिस इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो हमें बैकग्राउंड पता चाहिए कि अगर वो होमोजीनियस मीडियम में ट्रैवल करता तो वो स्ट्रेट लाइन पाथ में ही ट्रैवल करता, लेकिन यहां पे मीडियम चेंज हुआ, इसके वजह से वो डायरेक्शन चेंज कर रहा है। ठीक है,
लेकिन कहाँ डायरेक्शन चेंज करता है? इंटरफेस पे, मतलब जहां पर दो मीडियम्स मिलते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज ये बाउंड्री है, इंटरफेस है किसी मीडियम का, नीचे वाटर है, ऊपर में एयर है। सो दिस इज एयर एंड दिस इज वाटर। ठीक, रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स, तो ये इंसिडेंट रे हो गई, तो इंसिडेंट रे। यहां पर हम लोग नॉर्मल बना लेते हैं। नॉर्मल क्या होता है? हाइपोथेटिकल लाइन होती है विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, मतलब इंटरफेस से अब यहां परपेंडिकुलर होगी, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। तो वेन एवर रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रे वन मीडियम टू अनदर, इट विल बेंड। अब बेंड कहां करेगी हमें पता नहीं, तो हम यहां पे ऐसा बना लेते हैं। तो इसका भी हम रूल बनाएंगे। अब देखो, लेट सपोज कि इट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम, यहां पे ऊपर में ग्लास रख देता हूं मैं, ग्लास, दिस इज द ग्लास मीडियम, दिस इज द इंटरफेस, दिस इज द इंटरफेस, और ये एयर है, दिस इज ग्लास, दिस इज एयर। सो रे ऑफ लाइट travels from this medium, राइट? तो यहां पर ये ऐसे बेंड हो रही है, यहां पे टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो रही थी, मतलब एंगल ऑफ, यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है ना। और सेकंड केस में हमें ये मिल रहा है, this is angle of incidence, this is angle of refraction, the angle of refraction is greater than angle of incidence. Why this is happening? ठीक, और थर्ड केस अगर मैं यहां पे बनाऊं, if this is the interface of any medium और रे ऑफ लाइट अगर यहां पे परपेंडिकुलरली इंसिडेंट हो जाती है, तो क्या होगा? इट विल पास विदाउट एनी डेविएशन। ठीक है, सो दीज आर द थ्री ऑब्जर्वेशंस, जो ऑब्जर्वेशन हमने यहां पर किए। तो इन ऑब्जर्वेशन का मीनिंग क्या है वो मैं यहां पर बताना चाहूंगा। ठीक है, सो आपने तीनों देखा ऑब्जर्वेशंस कि पहला ऑब्जर्वेशन इज, इसको हम लिख सकते हैं एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस। क्या बोलता है एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन? कि whenever, first case, whenever ray of light passes from optically rarer, मतलब पहले केस में क्या था? ऊपर में था ऑप्टिकली रेयरर, यहां पर एयर था और यहां वाटर है, तो एयर इज लेस डेंस देन वाटर। पर यहां पर स्पेसिफिकली मैं ऑप्टिकली रेयरर बोल रहा हूं, optically rarer medium, that is air, to optically denser medium, that is water, है ना। it will bend what? towards the normal। तो कहां बेंड होता है? कैसे बेंड होगा? towards the normal, towards the normal. Ray of light, when this is normal, it will bend towards the normal. ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, दिस इज द केस। सेकेंड ऑब्जर्वेशन इज, ray of light travels from optically denser, that is ग्लास दिया था हमें, एंड टू ऑप्टिकली व्हाट? रेयरर। रेयरर मीडियम कौन सा था? एयर था। सो रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम, जो सपोज ये ग्लास वाला मीडियम है, दिस इज द इंटरफेस एंड नीचे एयर है, दिस इज एयर, दिस इंटरफेस इज glass. Whenever ray of light travels from, incident ray है ये, this is an imaginary line that is normal which is perpendicular to this interface and it will bend away from the normal, हमें भी पता है।
दिस इज आर, दिस इज इंसिडेंट। यहां पर हमें क्या मिल रहा है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है ना? सो व्हाई दिस इज हैपनिंग? जस्ट बिकॉज रे ऑफ लाइट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब इसका रीजन हमने अभी तक नहीं देखा, बस हमने ऑब्जर्वेशंस किए। ठीक है, तीसरा ऑब्जर्वेशन हमारा क्या बोलता है कि रे ऑफ लाइट, कोई भी इंटरफेस हो, कोई किसी भी मीडियम का, डेंसर हो रेयरर हो, अगर रे ऑफ लाइट नॉर्मली इंसिडेंट करती है परपेंडिकुलर टू द सरफेस, इंटरफेस इंसिडेंट करती है, सो इट पास अनडिफ्लेक्टेड। थर्ड केस इज when ray of light traveling along normal passes undeflected। ठीक है, तो इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा? 0। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा? 0, दोनों केसेस में। मतलब यहां से इंसिडेंट हो रही है तो नॉर्मल और वो उसके बीच में एंगल ऑफ इंसिडेंस 0, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0, तो सीधी निकल जाती है। ठीक है, सो दिस इज द रीजन व्हाट दीज आर द ऑब्जर्वेशंस, है ना? यहां पर रिफ्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, तो अब हमने यहां पर जो वर्ड यूज किया, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल डेंसिटी। मैंने बोला ना ऑप्टिकली डेंसर, ऑप्टिकली रेयर, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल डेंसिटी। ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब क्या है कि एवरी मीडियम हैज इट्स ओन डेंसिटी, पर ये डेंसिटी फिजिकल डेंसिटी की बात नहीं हो रही, फिजिकल डेंसिटी की बात नहीं हो रही है यहां पर। हम ऑप्टिकल डेंसिटी स्पेसिफिकली टर्म इसलिए यूज कर रहे हैं कि यहां पर स्पीड ऑफ लाइट को हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, इसको स्पेसिफिकली क्यों हमने बोला? क्योंकि हम स्पीड ऑफ लाइट को यहां पर कंपेयर करने वाले हैं। तो ऑप्टिकली जो रेयरर है उसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगी। स्पीड ऑफ लाइट इज मोर। ठीक है, तो स्पीड ऑफ लाइट ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में कैसे होगी फिर? ऑप्टिकली जो डेंसर है उसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी? स्पीड ऑफ लाइट इज लेस। ठीक है, सो दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेनेवर रे ऑफ लाइट इज पासिंग थ्रू मीडियम। ठीक है, तो यहां पर हम लोग कंपैरिजन कर सकते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज मोर देन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, ऑब्वियसली, क्योंकि ऑप्टिकली रेयरर कौन है? एयर है एज कंपेयर टू वाटर। ठीक, वाटर इज ऑप्टिकली मोर डेंसर एज कंपेयर टू एयर, ऐसा बोल रहे हैं हम लोग। तो स्पीड ऑफ लाइट इज मोर इन एयर देन इन वाटर। तो कंपेयर करेंगे हम लोग, तो इस कंपैरिजन के लिए अब कुछ तो हमें चाहिए, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं कि जब भी मीडियम चेंज होता है वहां पर रे ऑफ लाइट बेंड कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर हम रिफ्रैक्शन को डिफाइन कर रहे हैं कि लाइट मतलब बेंड्स व्हेन मीडियम चेंजेस। तो कहीं आपको ऐसे स्टेटमेंट्स मिलते हैं, लाइट्स बेंड्स ड्यू टू रिफ्रैक्शन। कैसा बोलते हैं? लाइट बेंड्स ड्यू टू रिफ्रैक्शन, जो कि बहुत ही गलत स्टेटमेंट है, वेरी रॉन्ग। राइट स्टेटमेंट इज लाइट
bends, and this phenomena of bending, this phenomenon of bending of light is called as refraction. दोनों में बहुत फर्क है. Light does not bend due to refraction. Light bends, and this phenomena of bending of light is called as refraction. Bend क्यों होता है? क्योंकि homogeneous medium नहीं है. होमोजेनिटी गायब हो गई. अब वहां पे मीडियम चेंज हो रहा है. मीडियम चेंज हुआ तो लाइट बेंड कर गई. अब लाइट बेंड क्यों कर गई? क्योंकि लाइट वांट्स टू ट्रैवल, है ना, इन लीस्ट टाइम. क्योंकि लाइट सबसे फास्टेस्ट है. टू हम फिजिकल नेचर उसका देखिए तो लाइट ट्रैवल्स faster. So light ray wants to cover that medium या travel in that medium, है ना, in least amount of time. least time में ट्रैवल करना चाहती है. लीस्ट टाइम में ट्रैवल करना चाहती है. तो इसी को हम फर्मैच प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम भी बोलते हैं. आगे पढ़ेंगे इसके बारे में थोड़ा सा. ठीक है. सो ये सारी चीजें अगर आपको पता है, समझ में आ रही है, तो आसान हो जाएगी आपकी लाइफ. तो हमने देखा है कि इफेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होते हैं. इफेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन आप यहां देख सकते हो कि अ पेंसिल अपीयर्स बेंट एंड शॉर्ट इन वाटर. तो जब आप वाटर में ऐसी कोई पेंसिल रखते हो, सो यू कैन ऑब्जर्व कि आपको वो पेंसिल का जो टिप है, जो पॉइंट बी दिया हुआ है, यहाँ पे पी क्यू नाम की पेंसिल है और जो बेंट पेंसिल है उसको ए बी नाम से डिनोट किया गया है. ठीक है. तो अगर मैं यहाँ पर इस पेंसिल का ये वाला पॉइंट यहाँ पर देखूं, ठीक है, तो ये ऑब्जर्वर जो इन रिफ्लेक्टेड रेस को देख रहा है यहाँ पे, उसको ये पेन या पेंसिल की हाइट भी कम नजर आएगी, जो कि इतनी बड़ी थी, अब इसको एक छोटी सी नजर आ रही है. और है ना, उस पूरे टैंक का डेप्थ भी उसको कम मिलेगा. दिस फिनोमेना हैपेंस ड्यू टू रिफ्रैक्शन, है ना. तो डेप्थ ऑफ टैंक भी हमें देखने को मिलता है, जहां पर जैसे इसमें ही सेकेंड ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है कि अ वाटर टैंक अपीयर्स शैलो, दैट इज लेस डेप्थ देन इज एक्चुअल डेप्थ. तो एक्चुअल डेप्थ क्यों? अगर सपोज यहां पर कुछ कॉइन रखा गया है, यहां पर अगर कुछ कॉइन रखा गया है, तो वो कॉइन हमें यहां नजर आता है, जस्ट बिकॉज रे ऑफ लाइट ये जो ट्रैवल की यहां से इस ऑब्जर्वर की आंखों में कैसे चली गई? ऑब्जर्वर की आंखों में सीधी चली गई. एंड ह्यूमन बींग्स कैन ओनली सी थिंग व्हेन रे ऑफ लाइट एंटर स्ट्रेट इनटू देयर आईज. मतलब यहां पर अगर मैं इस ऑब्जर्वेशन को पूरी तरह लिखूं, इसमें मुझे समझ में आएगा कि दिस रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, ये वाटर है, ये एयर है, ऊपर में एयर है, ये वाला वाटर है. तो यहां से जब वो ऑब्जर्वर की आंखों में जाती है, तब क्या हो जाता है? ऑब्जर्वर को लगता है कि वो रे ऑफ लाइट यहां से आ रही है, यहां से आ रही है. सो वी गेट एन इल्यूजन कि कॉइन यहां पर होगा, एक्चुअल में कॉइन यहां पर है. तो हम सोचते हैं कि डेप्थ कम हो गई, किसकी? पूल की. तो इट अपीयर्स शैलो. सो दिस इज द रियल डेप्थ, यहां से यहां तक, नीचे तक, ये रियल डेप्थ है. पर हमें बस इतना ही दिखता है, यहां से यहां तक ही दिखता है. सो दिस इज एपरेंट डेप्थ. क्या बोलते हैं इसको? एपरेंट डेप्थ.
तो द एक्चुअल डेप्थ मतलब रियल डेप्थ इतना है, ठीक, पर हमें इतना ही दिखता है। सो दिस इज कॉल्ड एज एपरेंट डेप्थ। एपरेंट का मतलब होता है जितना हमको दिखाई दिया, हम जितना समझ रहे हैं कि उतना होगा। सो दिस इज व्हाट द ऑब्जर्वेशन इज। नाउ थर्ड थिंग दैट वी ऑब्जर्व ड्यूरिंग दिस इज व्हाट, इज सनराइज सनसेट। सनराइज सनसेट तो आपने देखा ही होगा। तो सनराइज सनसेट के टाइम पे ये जो सन है वो एक्चुअल में आपका जो होराइजन है, होराइजन मतलब क्या होता है, स्ट्रेट लाइन जहां पे आपको ऐसा लगता है जब आप सूरज उगते हुए या फिर सनसेट, सनराइज या सनसेट देखते हो तो हमें लगता है कि जमीन और आसमान जिस पॉइंट पे मिल रहे हैं, बियॉन्ड दैट पॉइंट वी कैन नॉट सी। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अर्थ एक कर्व है ना। अर्थ क्या है? एक अर्थ का कर्वेचर है। तो अर्थ का कर्वेचर है, तो अगर आप यहाँ पे खड़े हो तो बियॉन्ड एक पॉइंट आपको दिखेगा नहीं, तो ये पॉइंट आपका क्या बन जाएगा? होराइजन। होराइजन मतलब जहां पे ऐसा आपको इल्यूजन मिलता है कि जमीन और आसमान मिल गए, बियॉन्ड दैट देर इज नो लैंड, ऐसा वाला जो इल्यूजन आता है दैट इज होराइजन। तो होराइजन के लिए अगर मैं आपको बोलूं कि सन होराइजन के नीचे है, सन अगर होराइजन के नीचे है और ऑब्जर्वर यहां पर है, तो ऑब्जर्वर के लिए होराइजन ये हो गया। लेकिन रे ऑफ लाइट क्या कर जाती है, ये वैक्यूम से आती है रे ऑफ लाइट, और यहां पर एटमॉस्फेयर की लेयर्स है, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर की लेयर्स में whenever ray of light travels from, अब यहां पर तो वैक्यूम है, वैक्यूम टू एटमॉस्फेरिक लेयर, इट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंस रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, सो इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, तो ऐसे बेंड कर जाएगी। ऑब्जर्वर को लगेगा कि सन रेज इधर से आ रही है, तो यहां पे वो इल्यूजन बना लेता है किसका? सन का, क्योंकि उसको लगता है कि सारी रेज इधर से ही आ रही है, ठीक है। सो दिस इज एपरेंट पोजिशन, दिस इज एक्चुअल पोजिशन ऑफ द सन। इसीलिए जब भी सनसेट या सनराइज होता है, एक्चुअल में सनराइज होने से पहले ही 2 मिनट पहले सन अभी भी होराइजन के नीचे है, एक्चुअली सनराइज हुआ नहीं है अभी, लेकिन उसके 2 मिनट पहले ही हमको सन दिखने लगता है। तो एक्चुअल सनसेट उसके 2 मिनट बाद होता है। तो अगर आपको पूछा जाए कि सनराइज या सनसेट 2 मिनट, जैसे सनराइज 2 मिनट पहले हो गया और सनसेट होने के बाद भी 2 मिनट तक हमको सन दिखेगा, तो ओवरऑल डे का लेंथ 4 मिनट से बढ़ जाता है। तो ये आपको बहुत सारे साइंस क्विजेज में पूछा जाता है कि बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट द ड्यूरेशन ऑफ डे इंक्रीजेस बाय, तो ड्यूरेशन ऑफ डे इंक्रीजेस बाय 4 मिनट्स, ऐसा होगा। क्यों? क्योंकि देखो बहुत अच्छा इसमें एग्जांपल है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस दिए हुए। सुनाओ, सिंपली समझो इसको कि सपोज सन होराइजन के नीचे है, लेकिन उसके पहले ही आपको यहां पर सन दिख गया ऑब्जर्वर को, क्योंकि रे ऑफ लाइट बेंड कर गई, रे ऑफ लाइट ऐसे आई बेंड कर गई, तो आपको लगा वो इधर से आई, ठीक है। सो दिस इज एन इल्यूजन फॉर यू। इल्यूजन मतलब आपका, आपके लिए एपरेंट पोजीशन और रियल पोजीशन अलग अलग है। तो ये सनराइज के टाइम पे हो गया। सनसेट के टाइम पे क्या हो गया कि एक्चुअल में सन नीचे चला गया, लेकिन आप जब सनसेट देख रहे हो तो आपको ऊपर ही दिखेगा, क्योंकि अभी भी रेस वैसे ही बेंड कर रहे हैं। तो ओवरऑल 4 मिनट्स से आपका ड्यूरेशन बढ़ जाएगा पूरे दिन का, जो भी पर्टिकुलर लोकेशन से आप ऑब्जर्वर देख रहा है। समझ में आ रही है बात? ठीक। सो दिस इज व्हाट द इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन इफेक्ट एट सनराइज एंड सनसेट, ठीक है। तो यहां पर लिखा हुआ है कि बाय 4 मिनट्स आपका ड्यूरेशन इंक्रीज हो जाएगा, लेंथ ऑफ द डे इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रही है बात?
फिर चौथा एग्जांपल है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स भी वैसा ही है कि बिकॉज ऑफ कर्वेचर एंड एटमॉस्फेरिक लेयर्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप हो, है ना, अर्थ के आजू बाजू में क्या है, एटमॉस्फेयर की लेयर्स है, और स्टार कहीं बहुत दूर है, स्टार कहीं बहुत दूर है, ठीक है, यहाँ पर है। सो क्या होगा, जब भी रेज ऑफ लाइट आने की कोशिश करेगी वो बेंड कर जाएगी, तो तुम्हारा एक्चुअल पोजीशन जो है तुम्हें स्टार का कहीं और दिखेगा, यहाँ दिखेगा, ठीक है, हियर। सो एपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार्स एंड रियल पोजीशन ऑफ स्टार्स अलग अलग है, ठीक, तो उसके वजह से हमेशा प्रॉब्लम होगा, ठीक है, समझ में आ रही है बातें। सो दिस इज व्हाट इफेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, इफेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन देखो, ठीक है, इस चैप्टर में आपको